प्रिय छात्रों, आज का हमारा यह लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर है, जिसमें पहले हम 3 लेक्चर शेयर कर चुके हैं, जिसके बारे में फंड्स के बारे में, फंड स्टेटमेंट्स के बारे में आपको और उद्देश्य और लिमिटेशंस के बारे में बताया गया है, और फिर बताया गया था कि कोष प्रवाह कब होता है, व्हेन देयर इज़ अ फ्लो ऑफ फंड। आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि कोष प्रवाह कब नहीं होता है, यानी कि फंड का निर्माण कब नहीं होगा। अभी तक हमने जो आपको बताया था 6 पॉइंट पिछले लेक्चर में, जिससे हमें ये पता चलता है कि किन किन ट्रांजैक्शन से, कैसे कैसे ट्रांजैक्शन करने से फंड्स का निर्माण होता है, कि फंड्स आता है और कहाँ यूज़ होता है, किन ट्रांजैक्शन से। आज के लेक्चर में हम ये बताएंगे कि किन किन ट्रांजैक्शन से फंड फ्लो नहीं होता है। इसमें सबसे पहला है, यानी कि जिन लेन देनों का वर्किंग कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या फंड का निर्माण नहीं होता है। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन हैं, जैसे एक चालू संपत्ति का दूसरी चालू संपत्ति में परिवर्तन। जैसे देनदारों का भुगतान प्राप्त होने पर नकद में वृद्धि होगी तथा देनदारों में समान राशि से कमी होगी। यानी कि हमारे पास जितने डेटर्स हैं, हमें अगर पेमेंट मिल जाता है तो उतने ही अमाउंट से डेटर्स कम हो जाएंगे और उतने ही अमाउंट से हमारे पास कैश में वृद्धि हो जाएगी, अतः कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहेगी। इसी प्रकार ये कंडीशन BR बिल्स रिसीवेबल पर भी लागू होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक चालू दायित्व का चालू संपत्ति से भुगतान होने पर। जैसे कि बिल्स पेबल का भुगतान करने पर बिल्स पेबल की राशि में तो कमी आएगी तथा नकद की राशि में भी कमी आएगी। यानी कि इधर चालू दायित्व कम होंगे तो उधर चालू संपत्ति भी कम हो जाएगी, अतः कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कार्यशील पूंजी पे। इसी प्रकार से लेनदारों का भुगतान है या अल्पकालीन ऋणों का भुगतान है, प्राप्य विपत्रों के बेचान भी से भी कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहेगी। तीसरा पॉइंट है, एक चालू दायित्व का दूसरे चालू दायित्व में परिवर्तन करने पर। यानी कि कोई करंट लाइबिलिटीज़ है, उसको हमने दूसरी करंट लाइबिलिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। जैसे लेनदारों को देयी विपत्र जारी करने पर, देयी विपत्र का अनादर होने या लेनदारों को अल्पकाल ऋण में परिवर्तन करने पर दोनों चालू दायित्व समान राशि से प्रभावित होंगे। इसके कारण चालू दायित्व का केवल रूप बदलेगा, चालू दायित्व की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल में भी। नेक्स्ट है, एक गैर चालू दायित्व का दूसरे गैर चालू दायित्व में परिवर्तन होने पर। जैसे परिवर्तनशील ऋण पत्रों का समता अंशों में परिवर्तन, अधिमान अंशों का समता अंशों में परिवर्तन करने या शोधन करने पर, बोनस अंकों का इश्यू करना या लाभों का संचय में से हस्तांतरण करने से केवल स्थायी दायित्वों का परिवर्तन होगा, लेकिन गैर चालू दायित्व की कुल राशि बराबर रहेगी, अतः कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहेगी। सेकंड लास्ट पॉइंट है, एक गैर चालू संपत्ति का दूसरी गैर चालू संपत्ति में परिवर्तन होने पर। यानी कि जैसे कोई फर्नीचर क्रय करने पर, विनियोगों के बदले भवन क्रय करने पर केवल स्थायी संपत्ति का रूप बदल रहा है, लेकिन कार्यशील पूंजी प्रभावित नहीं होगी। गैर चालू संपत्ति एवं गैर चालू दायित्वों का समान रूप से प्रभावित होने पर। लास्ट पॉइंट, जैसे अंश या ऋण पत्रों के बदले किसी स्थायी संपत्ति को क्रय करना, दीर्घकालीन ऋण पर स्थायी संपत्ति क्रय करना आदि से गैर चालू दायित्व गैर चालू संपत्ति समान रूप से प्रभावित होती है और इससे वर्किंग कैपिटल अप्रभावित रहेगी, अर्थात कोई कोष का प्रवाह नहीं होगा। तो अब हम ब्रीफली कह सकते हैं कि किसी व्यवहार के फलस्वरूप यदि दोनों खाते चालू संपत्ति चालू दायित्व गैर चालू संपत्ति गैर चालू दायित्व से ही प्रभावित होते हैं तो कोष प्रवाह नहीं होता है। कोष प्रवाह तभी होगा जब किसी भी ट्रांजैक्शन के फलस्वरूप एक खाता चालू दायित्व और या चालू संपत्तियों का तथा दूसरा खाता गैर चालू दायित्व और गैर चालू संपत्तियों का प्रभावित होगा। नेक्स्ट है,
सोर्सेज ऑफ फंड कि फंड के कौन कौन से सोर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे क्रियाशील लाभ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? कोई भी व्यावसायिक संस्था है अपनी व्यावसायिक क्रियाओं से और गैर व्यावसायिक क्रियाओं से दोनों के फलस्वरूप आय प्राप्त करती है। कोष प्रवाह विवरण में व्यावसायिक क्रियाओं से आय को अलग दर्शाया जाता है जिससे कुशलता का ज्ञान हो सके। व्यावसायिक क्रिया में प्रमुख रूप से माल के खरीदने और बेचने या प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों से आय को शामिल किया जाता है, जबकि गैर व्यावसायिक गतिविधियों में विनियोगों से लाभांश, प्राप्त किराया, संपत्ति के विक्रय से लाभ, आकस्मिक आय आदि को सम्मिलित किया जाता है। क्रियाशील लाभ की गणना ऑपरेटिंग प्रॉफिट की गणना करने के लिए शुद्ध लाभ या लाभ हानि नियोजन के शेष में समायोजन करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है अंशों के निर्गमन द्वारा इश्यू ऑफ शेयर्स। नकद या चालू संपत्ति के बदले अंशों के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि, जिसमें से हम बट्टा घटाकर अगर प्रीमियम पड़े तो प्रीमियम जोड़कर कोषों का स्रोत होता है, क्योंकि अंश निर्गमन से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा यानी कि चालू संपत्ति में वृद्धि तथा अंश पूंजी में भी वृद्धि होगी। अतः इस व्यवहार के फलस्वरूप कोषों में वृद्धि होती है। अंश पूंजी में समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घकालीन ऋण एवं ऋण पत्रों का निर्गमन, लॉन्ग टर्म लोन एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉन्ग टर्म लोन बैंक से, किसी मित्र से या किसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन से, जैसे जीवन बीमा है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, भारतीय वित्त निगम आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनसे प्राप्त शुद्ध राशि कोषों का स्रोत होती है, सोर्सेज होती है कोषों का। एक कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन से भी दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकती है। ऋण पत्रों के इश्यू से प्राप्त शुद्ध राशि कोषों का सोर्सेज होगी। अल्पकालीन ऋण चालू दायित्व में वृद्धि कोषों का सोर्सेज नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इनके फलस्वरूप एक और चालू दायित्व बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ चालू संपत्ति भी बढ़ती है, अतः कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहती है। यहाँ पर हम नोट कर लें कि कंपनी एक्ट 2013 की धारा 53 के अनुसार जब अंशों और ऋण पत्रों का इश्यू डिस्काउंट पर नहीं किया जाता है, 53 के अनुसार अब अंशों और ऋण पत्रों का इश्यू बट्टे पर नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि पूर्व के वर्षों में बट्टे की राशि को अपलिखित नहीं किया गया है तो इसका समायोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी संपत्तियों एवं विनियोगों का क्रय। स्थायी संपत्ति जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर आदि वगैरह या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, विक्रय से जो भी राशि हमें शुद्ध राशि प्राप्त होती है उससे कोषों का निर्माण होगा। फिर आता है नेक्स्ट गैर व्यापारिक प्राप्तियां। गैर व्यापारिक प्राप्तियां जैसे डिविडेंड, उपहार, गैर व्यापारिक विनियोगों से आय, मुकदमों में प्राप्त हर्जाना आदि कोषों का स्रोत होती है। यहाँ हम स्पष्ट कर देते हैं कि यदि गैर व्यापारिक प्राप्तियों से कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है तो ही ये प्राप्तियां कोषों का सोर्स होगी, अन्यथा नहीं। जैसे नकद के रूप में लाभांश प्राप्त होने पर कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी, अतः यह कोषों का स्रोत, लेकिन अंश संपत्ति के रूप में लाभांश प्राप्त होने पर पूंजी और प्रभावित रहेगी, तो यह कोषों का निर्माण नहीं करेगी।